ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की ये परिचय वाली वीडियो होगी। परिचय में हम जानते हैं इस पाठ के सभी विषयों के बारे में, इस पाठ के फॉर्मूलों के बारे में, ताकि प्रश्नावलियों को हल करना आसान रहे। तो इस पाठ की परिचय के अलावा इस पाठ की जो भी अन्य वीडियोस हैं भाग 1 से लेके भाग 4 तक, यानी कि परिचय से लेके सारी की सारी प्रश्नावलियां, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं द्विघात समीकरण का परिचय अगले पेज से। पाठ का नाम है द्विघात समीकरण। सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण होगा क्या? तो यहां पर हमें दिया है एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। किसी भी बहुपद में अगर पावर हमें 2 मिल जाए, सबसे बड़ी पावर हमें 2 मिल जाए, घात 2 मिल जाए, तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। नाम में ही आप देख सकते हो, द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर है। ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी पावर यानी कि घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। यहां पर हमें एक बिंदु भी दिया गया है, इसमें है हर द्विघात बहुपद के 2 हल होते हैं। जितनी पावर होती है उतने ही हल होते हैं। तो अगर यहां पर पावर 2 है, घात 2 है, तो बहुपद के हल भी हमें 2 ही मिलेंगे। अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं, कौन कौन से ऐसे बहुपद हैं जिनको हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूं 2x की पावर 2 जमा में 4। यहां पर मैंने लिख दिया। आप देख सकते हो जो भी हमारा चर यहां पर x है, इस पर सबसे बड़ी पावर 2 लगी है, तो हम कहेंगे कि भैया ये हो जाएगा हमारा एक द्विघात बहुपद। इसके बाद आगे यहां पर मैं एक और उदाहरण आपके लिए लिख देता हूं। मैं लिख देता हूं 2x की पावर 2 जमा में यहां पर लिख देता हूं मैं 4x जमा में 3। यहां पर भी आप देख सकते हो x यहां पर दिया गया है, कुछ भी पावर नहीं है, और यहां पर x दिया गया है, उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है। यानी कि दो जगह पर जो हमें चर दिया गया है, अगर सबसे बड़ी पावर हमें 2 मिल जाती है तो हम कहेंगे कि भैया ये भी हमारा हो जाता है एक द्विघात बहुपद। बिल्कुल इसी तरह से एक उदाहरण और लिख देता हूं 2x की पावर 3 जमा में यहां पर आ जाएगा 2x की पावर 2 जमा में यहां पर आ जाता है 4। अब आप कहोगे कि भैया 2 पावर यहां पर हमें मिल रही है, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे बड़ी पावर हमें देखनी है। सबसे बड़ी पावर यहां पर 3 है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहां पर उदाहरण से मैंने आपको यह समझा दिया है कि कौन से ऐसे बहुपद हैं जिनको हम द्विघात बहुपद कहते हैं और कौन सा ऐसा बहुपद होगा जिसको हम द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। अगर सबसे बड़ी पावर हमें चर की 2 मिल जाती है तो बहुपद, द्विघात बहुपद उसको कहा जाएगा। इसके बाद यहां पर हमें उदाहरण के बाद समझना है द्विघात बहुपद का मानक रूप। जो भी मानक रूप है वो क्या होगा? यहां पर दिया है ax की पावर 2 जमा में bx जमा में c बराबर में 0। और यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जो भी हमारा यहां पर x की पावर 2 का गुणांक है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a, b और c जो है ये हमारी संख्याएं होती हैं, x और यहां पर जो x दिया गया है ये हमारे चर होते हैं। किसी भी द्विघात बहुपद का ये मानक रूप होता है, ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर एक स्टार बना देता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद का मानक रूप समझने के बाद जो भी हमें द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण दिया होगा उसको हल किस तरह से किया जाएगा। कुल 2 विधियां होती हैं, यहां पर हमें दी गई हैं द्विघात समीकरण हल करने की विधि। 2 ही विधि होती हैं। पहली होती है यहां पर गुणनखंड विधि, दूसरी होती है द्विघाती सूत्र वाली विधि। पाठ में हमें इन दोनों विधियों को समझना पड़ेगा, एक एक करके दोनों को समझेंगे। अगले वाले पेज पर समझने के लिए चलते हैं गुणनखंड विधि को। द्विघात समीकरण हल करने की सबसे पहले विधि हमें समझनी है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को एक उदाहरण के साथ समझेंगे। यहां पर हमें दिया है 2x की पावर 2 घटा में 5x जमा में 3। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो भी हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, क्या वो इस मानक रूप में लिखा हुआ है? मानक रूप का अर्थ होगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आना चाहिए। तो ये है x की पावर 2 वाला पद, उसके बाद x वाला पद आ जाता है, बिल्कुल सही है। आखिरी में जो हमारा अचर पद है वो आना चाहिए और बराबर में 0 हमें कर देना है। अब इस उदाहरण से हम गुणनखंड विधि को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पहले वाला पद होता है वो ऐसा का ऐसा लिखा जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2x की पावर 2। अब क्या करना है, हमें एक साइड में हमें रेखा लगा लेनी है और यहां पर हमें रफ काम करना है कुछ। सबसे पहला वाला जो पद है और आखिरी वाला जो पद है, इन दोनों को हमें एक साइड में यहां पर गुना कर देना है। 2x की पावर 2 को यहां पर मैं 3 से गुना कर दूंगा,
देख ठीक है, तो यहाँ पर 2x की पावर 2 को मैं गुना कर देता हूँ 3 से, तो ये हो जाएगा कितना, सिंपल है, संख्या को संख्या से गुना कर लो, 2 तिया ये हो जाएगा 6 और x की पावर 2 ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब जो भी मेरी ये संख्या यहां पर आई है 6, इसके मुझे गुणनखंड कर लेने हैं। 6 लिखूंगा, इसके गुणनखंड कर लूंगा, 2 से करूंगा 3 पर, फिर 3 से करूंगा तो यहां पर आ जाएगा मेरा 1। जो भी मेरा यहां पर 6 आया है, ये वाला 6, इसके गुणनखंड मुझे 2 और 3 मिल जाते हैं। तो इसके जो भी गुणनखंड हैं यहां पर मैं इस तरह से लिख लूंगा, एक तरफ 2 आ जाएगा, एक तरफ 3 आ जाएगा। अगर 2 को 3 से गुना करता हूं तो मेरा 6 आ जाता है। मुझे इस 2 और 3 को कुछ इस तरह से करना है अब, ताकि ये घटाका 5 यानी कि जो बीच वाला पद है उसकी संख्या मुझे मिल जाए। अब क्या कर सकते हैं, घटाका 5 चाहिए, मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है। अगर यहां पर मैं घटाका 2 कर दूं और घटाका 3 कर दूं, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें घटाका 5 मिल जाएगा। आसान है ना। घटाके 2 से घटाके 3 को गुना करूंगा तो 6 मुझे मिल जाएगा, और अगर इनको आपस में जोड़ूंगा तो मुझे घटाका 5 मिल जाएगा। तो अब जो बीच वाला पद है ना हमारा, इसको हमें दो हिस्सों में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, घटा 2 और घटा 3 के रूप में। यहां पर मैं लिखूंगा घटाका 2x, उसके बाद घटाका 3x में लिख दूंगा। बिल्कुल आसान। यहां पर मेरा घटाका 5x था, उसको मैंने घटाका 2x और घटाका 3x कर दिया। अगर हम इनको जोड़ देंगे, इनको हल करेंगे तो वापस से हमें 5x मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा 3 है ना, वो आखिरी पद हमारा ऐसा का ऐसा लिखेंगे और बराबर में आ जाएगा हमारा 0 यानी कि 0। अब जो भी शुरू वाले 2 पद हमारे हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा यहां से शुरू होता है। शुरू वाले जो भी पद हैं उनमें जो भी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है वो हमें ले लेना है। आप यहां पर देखो 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, तो यहां पर हमने 2 उभयनिष्ठ ले लिया। इसके अलावा x यहां पर भी आता है, x यहां पर भी आता है, तो हमने x को भी उभयनिष्ठ ले लिया। अब ब्रैकेट लगा लेंगे। देखो 2x हमने उभयनिष्ठ ले लिया, यहां पर x की पावर 2 है, एक x तो हमने बाहर ले लिया है, एक x अंदर बच जाएगा। इसके बाद घटा का निशान जो हमारा ये वाला है ऐसा का ऐसा लगा देंगे। 2x यहां पर है, इसी को हमने उभयनिष्ठ ले लिया। अगर इसी को हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो एक हमारा बच जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से आगे वाले जो हमारे बचे हुए 2 पद हैं इनमें उभयनिष्ठ लिया जाएगा। सबसे पहले घटा का निशान लगा हुआ है तो घटा का निशान लगा लेंगे। अब इन 2 पदों में क्या उभयनिष्ठ आ सकता है, 3 यहां पर भी आया है, यहां पर भी आया है, तो हम 3 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेंगे। हमने यहां से 3x में से 3 को उभयनिष्ठ ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, ये वाला जो x है ये अंदर ऐसा का ऐसा आ जाएगा। हमने जमा का निशान यहां पर देख रहे हैं, घटा का निशान अगर हमने उभयनिष्ठ लिया है तो जो भी ब्रैकेट के अंदर निशान आएगा वो बदली हो जाएगा। जमा का है तो यहां पर हो जाएगा हमारा घटा का। उसके बाद 3 हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं तो यहां पर हमारा 1 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे और बराबर में लगा देंगे 0। आप यहां पर देखो ब्रैकेट के अंदर x जमा घटा 1 और यहां पर भी x घटा 1 ही आया है। अब इससे अगले स्टेप में जो भी हमारा 2x घटा में 3 है इसको इकट्ठा लिखा जाएगा। यहां पर लिखा जाएगा 2x घटा का 3, बराबर में हमें 0 भी लगा लेना है, एक रेखा लगा लेनी है। इस तरह से हमने यहां पर क्या किया, 2x घटा में 3 को यहां पर लिख दिया, बराबर में 0 लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर x घटा 1, x घटा 1 है यहां पर, इसको उभयनिष्ठ ले लेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा x घटा 1 और बराबर में इसके भी 0 लिख दिया जाएगा। अब हमें x का मान यहां से ज्ञात कर लेना है। x का मान क्या हो जाएगा, घटा का 3 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा जमा का 3। उसके बाद यहां पर 2x के साथ गुना है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाग में। जो भी हमारा x का एक मान है वो यहां पर हमें मिल जाता है, x का दूसरा मान हमें यहां से मिलेगा। क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर में घटा का 1 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का 1। यहां पर हमें कितने मान मिल गए हैं, x के 2 अलग अलग मान मिल गए हैं, x बराबर में 3/2, x बराबर में 1। यही 2 हल होंगे इस द्विघात बहुपद के। अगर यहां पर पावर 2 लगी हुई है तो 2 हल हमें मिलते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के लिए। इस तरह से काम करती है गुणनखंड विधि। इसको हमने हल किया है यहां पर गुणनखंड विधि से। द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां होती हैं। पहली वाली विधि गुणनखंड विधि उदाहरण से हमने समझ ली है। अब जो दूसरी विधि है, जो फॉर्मूला होता है दूसरी विधि में, उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
द्विघात समीकरण को हल करने की दूसरी विधि हम समझेंगे द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके। द्विघाती सूत्र यहां पर आपके सामने लिखा है, ये होता है x बराबर में घटा b, उसके बाद होता है प्लस माइनस, यहां पर जमा और घटा दोनों निशान होते हैं, उसके बाद रूट के अंदर b की पावर 2 घटा में 4ac बटे में 2a, ये होता है द्विघाती सूत्र। किसी भी द्विघाती समीकरण का हल इस सूत्र से निकाला जा सकता है। उदाहरण ले लेते हैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके लिए। तो पीछे वाले पेज पर हमने ये उदाहरण लिया था, इसको हमने गुणनखंड विधि से हल किया था और इसके दो अलग अलग हल ये प्राप्त हमने किए थे। अब इसी को हम दोबारा से हल करते हैं फॉर्मूले के साथ, देखते हैं क्या यही हल हमें मिलने वाले हैं। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो हमें देखना है जो भी हमें बहुपद दिया गया है उसमें सबसे पहला जो होता है ना, हमारा पहली संख्या जो होती है उसको a कहा जाता है, दूसरी वाली जो संख्या होती है उसको b कहा जाता है और जो अचर होती है उसे c कहा जाता है। जो भी हमारे यहां पर a, b और c के ये मान है, इन्हीं मान को हम इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, हल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा हमारा, x बराबर में घटा का b जमा और घटा का निशान इकट्ठा आएगा और रूट के अंदर आ जाएगा b की पावर 2 घटा में 4 ac और बटे में आ जाता है यहां पर 2a। इसमें मान रखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, घटा का निशान यहां पर लगाना है। घटा के निशान के बाद हमारा b आएगा। b का मान यहां पर आप देख सकते हो, ये हो जाएगा हमारा घटा में 5, b का मान हो गया हमारा घटा का 5, b के स्थान पर हमने रख दिया, प्लस माइनस का हमने साइन लगा लिया। रूट के अंदर आ जाते हैं। रूट के अंदर हमें सबसे पहले b की पावर 2 करनी है। b का मान घटा का 5 है तो यहां पर हम घटा का 5 लिखेंगे और इसकी पावर 2 कर देंगे। उसके बाद हमें यहां पर घटा में 4ac करना है। घटा का निशान आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद इसमें a और c से गुना करना है। a का मान यहां पर 2 है, c का मान यहां पर 3 है, तो a के मान में यहां पर रख देते हैं 2 और c के मान में यहां पर रख देते हैं 3। ये सारी चीजें होंगी रूट के अंदर। बटे में हमारा क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। a का मान यहां पर आप देख सकते हो 2 हमें मिलता है तो यहां पर हम लिख देते हैं 2। अब इसको हल करना है हमें। हल करने के लिए सबसे पहले यहां पर देखो, ब्रैकेट के बाहर घटा का निशान, अंदर भी घटा का निशान, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वाला 5 कैसा हो जाएगा, जमा का 5 हो जाएगा। इसके बाद जमा और घटा का निशान लगाएंगे, रूट के अंदर आ जाते हैं। रूट के अंदर क्या होगा, घटा का 5 है उसकी पावर 2 की गई है, घटा 5 को घटा 5 से गुना कर देंगे तो जमा का 25 हमें मिलता है, तो ये हो जाएगा हमारा 25। उसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे। यहां पर 4 को हम 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 8 को यहां पर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 24। ये सारी संख्याएं रूट के अंदर रहेंगी। इसके बाद नीचे वाली संख्या क्या होगी हमारी, 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहां पर 4। अब इसको आगे हल करेंगे तो 5, उसके बाद जमा घटा का निशान हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। रूट के अंदर 25 में से 24 को घटाना है हमें, तो रूट के अंदर हमारा 1 बचेगा। और आपको बता दूं मैं, कभी भी रूट के अंदर हमारा 1 आ जाए तो वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपने हमेशा ध्यान में रखना है। रूट 1 बराबर होता है हमारा 1 के। अब इसको आगे हल करेंगे तो बटे में हमारा यहाँ पर 4 भी आ जाता है। आगे इसको देखेंगे तो जो भी हमारा 5 है उसके बाद जमा घटा का निशान आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है और बटे में आ जाता है यहाँ पर 4। अब यहां पर जो पॉइंट बताने वाला हूं ना उसको ध्यान से समझ लेना। देखो बीच में हमारा यहां पर जमा और घटा दोनों का निशान लगा हुआ है, तो हम एक बार जमा के निशान के साथ हल कर लेंगे, एक बार घटा के निशान के साथ हल कर लेंगे। सबसे पहले देखो 5 जमा में 1 कर लेते हैं, इसको दो तरह से इसको लिख लेंगे, 5 जमा में 1 बटे में 4, और दूसरी तरह से यहां पर लिख लेंगे एक रेखा लगा करके 5 घटा में 1 बटे में 4। दोनों तरह से हमने इसको लिख लिया है। अब इसको हल करो, 5 जमा में 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6 बटे में 4। इसको यहाँ पर काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि जो हल प्राप्त होगा वो हो जाएगा हमें 3/2। आप देख सकते हो पीछे वाले पेज पर हमने इसको हल किया था गुणनखंड विधि से, तो भी हमें 3/2 मिला था। यहाँ पर भी हमें 3/2 मिल जाता है द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से भी हल निकालेंगे। 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा, नीचे वाला 4 हमारा ऐसा का ऐसा, 4 से 4 को काट देंगे तो बराबर में हमें मिल जाएगा 1। यानी कि x के हमें यहाँ पर मान क्या मिल जाते हैं, x बराबर में 1 मिल जाता है और x बराबर में यहाँ पर 3/2 हमें मिल जाता है। यही मान हमने गुणनखंड विधि से प्राप्त किए थे, यही हमने इस द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके प्राप्त
कर लिए हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की जो दोनों विधियां थी, दोनों के उदाहरण लेकर हमने दोनों विधियों को समझ लिया है। अब यहां पर बात करेंगे, जो अगला विषय आता है हमारा द्विघात समीकरण में, वो है विवितकर। विवितकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है ना वो डी से बनता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी बराबर में यहां पर होता है बी की पावर 2 घटा में 4 ए सी। अगर आप ध्यान से देखेंगे द्विघाती सूत्र को, तो रूट के अंदर भी बी की पावर 2 घटा में 4 ए सी दिया गया है, यहां पर भी बी की पावर 2 घटा में 4 ए सी आता है। ये होता है हमारा विवितकर का फॉर्मूला, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। अब इससे संबंधित हमें कुछ पॉइंट्स समझने होंगे। इस वाले पेज पर जगह नहीं बची है, तो इस फॉर्मूले और इन सभी बिंदुओं को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। विवितकर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट विषय होता है। इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर में बी की पावर 2 घटा में 4 ए सी। अब इससे संबंधित हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, उनको हमें समझना होगा। यहां पर क्या कहा गया है कि जो भी हमारा डी यानी कि डी का मान है वो 0 से ज्यादा हो, 0 से बड़ा हो, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। उदाहरण दे देता हूं आपको इस बिंदु को समझने के लिए। यहां पर हमने उदाहरण लिया है, जो पीछे वाले पेजेस पर हमने द्विघात समीकरण हल किया था वही उदाहरण हमारे सामने है। यहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और जो भी हमारा यहां पर डी है उसका मान ज्ञात करेंगे। डी बराबर में होता है बी की पावर 2 घटा में 4 ए सी। इसमें हमें क्या करना है, जो बी का मान हमारा घटा का 5 है उसको सबसे पहले रखना होगा। यहां पर हमारा घटा का 5 है, बी की पावर 2 है तो इसके मान की पावर भी 2 कर देंगे, घटा का 4 लगा देंगे। ए का मान यहां पर 2 हो जाएगा, सी का मान यहां पर 3 हो जाएगा, तो ए के स्थान पर 2 आ जाएगा और सी के स्थान पर 3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, घटा के 5 की पावर 2 है, घटा में 5 को घटा 5 से ही गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 25। उसके बाद घटा में यहां पर क्या किया जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिये 24 हो जाता है। यहां पर इनको गुना करने पर हमें 24 मिल जाएगा। 25 में से 24 को यहां पर अगर हम घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहां पर 1 की प्राप्ति हो जाएगी। आप सिंपल यहां पर देख सकते हो कि हमें जो d का मान मिला है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हो d का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। आपने देखा था पीछे वाले पेजेस पर जब हमने इसको हल किया था तो हमें x के मान क्या क्या मिले थे, हमें x के दो अलग अलग मान मिले थे। x बराबर में 1 मिला था और x बराबर में 3/2 मुझे प्राप्त हुआ था। तो कभी भी d का मान अगर आपको 0 से बड़ा मिल जाता है तो x के दो अलग अलग मान प्राप्त होंगे और जो भी मान है वो हमेशा वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे हमारा 1 है, 3/2 है, ये हमारी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। दो अलग अलग मिलेंगी 0 से बड़ा होने पर d का मान है। अब बात करें, अगर 0 जो भी हमारा d यहां पर है उसका मान 0 हो जाए, 0 हो जाए तो क्या होगा, उसका उदाहरण ले लेते हैं। दो बराबर मूल होंगे, यानी कि अगर d बराबर 0 है तो उसमें हमें x के दो मान मिलेंगे लेकिन दोनों मान एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे यहां पर उदाहरण के तौर पर मेरे पास है x की पावर 2 घटा में 4x जमा में 4, इसका हम d ज्ञात कर लेते हैं। d बराबर में होता है b की पावर 2 घटा में 4 ac। इसको हल करेंगे, b का मान यहां पर क्या रखना होगा, b का मान हो जाएगा हमारा घटा का 4, तो b के स्थान पर आ जाएगा घटा का 4, ब्रैकेट लगा के इसकी पावर 2 कर देंगे, घटा में 4 AC हमें करना है। x के साथ कोई भी गुणांक नहीं है, अगर नहीं है तो 1 होता है, यानी कि 1 का मान हमारा 1 हो जाएगा। जो भी यहां पर हमारा a है इसका मान 1 हो जाएगा और जो भी हमारा c यहां पर है उसका मान हमारा 4 हो जाएगा। तो यहां पर रख देते हैं 4। अब इसको हल कर लेंगे, घटा में 4 हमारे पास है, इसकी पावर 2 की गई है, घटा 4 को घटा 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। घटा का निशान जो ये वाला है ऐसा का ऐसा आ जाएगा। आगे हल करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही रहेगा, उसके बाद फिर से 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौके 16। 16 में से 16 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0। देख सकते हो d का मान हमारा 0 यहां पर आ गया है, d बराबर में 0 हमारा आ गया है। अगर हम इसको हल करके इसके जो भी
x का मान है वो ज्ञात करेंगे तो वो मान एक दूसरे के बराबर होगा। आप इसको हल करके चेक कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूं। x का मान मुझे इस वाले समीकरण के लिए 2 मिलेगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। x बराबर में मुझे 2 ही मिलेगा। अगर 0 होता है d का मान तो हमें 2 बराबर x के जो भी मान है वो हमें बराबर मिल जाते हैं। ये उदाहरण मैंने यहां पर आपके लिए दे दिया है। अब एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं जिसमें d का मान 0 से छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अगर d हमारा 0 से छोटा होगा, d का मान 0 से छोटा मिलेगा तो हमें उसको हल ही नहीं करना है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यहां पर हमारे पास है, फॉर्मूला लिखूंगा मैं d ज्ञात करने के लिए। d बराबर में b की पावर 2 घटा में 4 AC इसमें मान रखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी यहां पर b है उसका मान रखेंगे, घटा का 4 हो जाएगा। b के स्थान में घटा का 4, b की पावर 2 है तो इसकी पावर 2 भी हो जाएगी, घटा का 4 आ जाएगा। उसके बाद जो भी मेरा a और c है, a यहां पर आप देख सकते हो 2 है और c यहां पर आप देख सकते हो 3 है, तो a के स्थान पर 2 रख देता हूं, c के स्थान पर मैं 3 रख देता हूं। इसको हल करेंगे, घटा 4 की पावर 2 यानी कि घटा 4 को घटा 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16, घटा का निशान ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 8 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 24। अगर 16 में से 24 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा घटा का 8 है। आप यहां पर देख सकते हो जो भी मेरा d का मान है वो घटा में आया है। अगर d का मान घटा में आ जाता है तो जो भी हमारा ये समीकरण यहां पर है द्विघात समीकरण, इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। अगर हम इसके हल प्राप्त करने जाएंगे तो हल हमें मिलेगा ही नहीं। d का मान 0 से छोटा होने पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अगर हमें बोल दिया जाए कि भाई इसके मूल ज्ञात करो, इसका हल करके जो भी x है उसका मान ज्ञात करो, तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। हमने 2 विधियां सीखी हैं, गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र। किसी का भी इस्तेमाल करके इसके हल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। तो आपको लिखना क्या होगा, इस तरह का समीकरण हमें मिल जाए, d का मान जिसमें घटा में आ जाए तो हम लिखेंगे कोई हल नहीं होंगे क्योंकि d छोटा है 0 से। अगर d छोटा होगा 0 से तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक हल नहीं होंगे। ये चीजें हमने समझ ली हैं विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट में, जिसका फॉर्मूला यहां पर हमने देख लिया है और 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित उदाहरण भी हमने ले लिए हैं। इन्हीं तीनों उदाहरणों के साथ जो भी हमारा ये विषय है डिस्क्रिमिनेंट वाला, ये हो जाता है कंप्लीट। इसी आखिरी विषय के साथ द्विघात समीकरण यानी कि पार्ट 4 का परिचय हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी विषय आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने सभी सहपाठी कक्षा में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 10वीं की गणित और विज्ञान की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पार्ट 4 की जो भी अन्य वीडियोज हैं, परीक्षा वाली वीडियो या फिर इन प्रश्नावली वाली वीडियोज, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।